हाय एवरीवन। तो आइए क्लबिंग ऑफ इनकम के आगे के प्रोविजन को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हेडिंग देंगे सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 61 इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर ये रिवोकेबल का मतलब क्या है? अभी बताऊंगा मतलब क्या है। इनकम हो रही है फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा वो अब हम देखने जा रहे हैं। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। हमें तो छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं और सारे प्रोविजंस को पूरा करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे all income arising to any person। ये एनी पर्सन मतलब चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचईएफ हो, चाहे एओपी हो, चाहे बीओआई हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी हो, ठीक है जी। किसी को भी अगर इनकम होती है, क्यों? बाय इनकम क्यों हो रही है? बाय वर्च्यू ऑफ आ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट इज टू बी क्लब्ड, उसको क्लब कर दिया जाएगा, इज टू बी क्लब्ड in the total income of the ट्रांसफरर। ठीक है जी। तो क्लबिंग के प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो इनकम को हम जोड़ देंगे, बट साथ में लिखेंगे सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा इनकम होती है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्यों हो रही है? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट की वजह से। ये रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है अभी बस 2 मिनट बाद आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। उसको क्लब कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या है वो भी हम देखेंगे। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, लिखेंगे दिस क्लबिंग प्रोविजंस लिखेंगे दिस क्लबिंग प्रोविजंस विल ऑपरेट, ये लगेंगे विल ऑपरेट इवन इफ, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन इफ ओनली part of income of the transferred asset जो एसेट ट्रांसफर हो चुका, had been applied for the benefit of the transferor, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो आपने एसेट ट्रांसफर किया उससे इनकम हुई 1 लाख, ट्रांसफरी ने इसमें से 1 रुपया आपको दे दिया या फिर आपके बेनिफिट में यूज कर लिया। तो हमने क्या लिखा? चाहे आप इनकम का कोई भी हिस्सा ट्रांसफरर के लिए यूज करो तो क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई? तो चाहे आप इनकम में से कोई भी हिस्सा ट्रांसफरर के लिए यूज करो, यानी जिसने इनकम को शिफ्ट किया, जिसने एसेट को
रिवोकेबल ट्रांसफर में आपको दिया, उससे होने वाली इनकम का अगर आप कुछ हिस्सा ट्रांसफरर के लिए यूज करते हो, उसको चाहे दे देते हो या इनडायरेक्टली उसके बेनिफिट में यूज करते हो, तो भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए बात करते हैं, लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर आनंद ट्रांसफर्ड हिज एसेट टू मिस्टर राज अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर एंड फिर क्या हुआ, मिस्टर राज ने उस एसेट से पैसे कमाए एंड मिस्टर राज अर्नड इनकम फ्रॉम सच एसेट, ठीक है जी। एंड और उसके बाद क्या हुआ, लिखेंगे एंड यूज होल या फिर सम इनकम फॉर मिस्टर आनंद, ठीक है जी, बात समझ आई। तो इनकम तो मिस्टर राज को ही, बट इन्होंने वो सारी इनकम या फिर इनकम का कोई हिस्सा मिस्टर आनंद के बेनिफिट के लिए कंज्यूम कर दिया या फिर मिस्टर आनंद को दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, देन लिखेंगे देन इन दिस केस एंटायर इनकम, सारी की सारी इनकम shall be clubbed in the hands of Mr. Anand, ठीक है जी, बात समझ आई। तो फिर क्या होगा, फिर मिस्टर आनंद को सारी की सारी इनकम पर टैक्स देना पड़ जाएगा। चलिए अब लिखेंगे थर्ड पॉइंट, लिखेंगे देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे हमने ऊपर बात करी थी, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, मैं लिख देता हूं, यानी कि आपकी कंडीशन। तो देयर आर सम एक्सेप्शन ऑन विच दिस सेक्शन नॉट अप्लाइज, ठीक है जी। अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। पहली लिखेंगे ए करके, हेडिंग डालेंगे पहली, ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग the lifetime of the transferring, ठीक है जी। तो पहली हेडिंग हमने क्या डाली, जब तक वो ट्रांसफरी जीवित है, तब तक अगर एसेट वापस नहीं आ सकता ट्रांसफरर के पास, तो क्या होगा वो लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे इफ देयर इज अ ट्रांसफर
if there is a transfer by way of trust, by way of trust, which is not revocable, not revocable during the lifetime of transferee, lifetime of transferee or beneficiary, और बेनिफिशियरी लिखेंगे देन नो क्लबिंग, देन नो क्लबिंग shall be made for ट्रांसफरर इनकम। तो फिर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। मतलब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई एसेट दिया, यानी एसेट बेच दिया अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर, अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर। तो जब तक मिस्टर वाई जीवित है, जब तक मिस्टर वाई जीवित है और मिस्टर वाई इनकम अर्न कर रहे हैं, मिस्टर वाई इनकम अर्न कर रहे हैं, तब तक उस इनकम पर टैक्स मिस्टर वाई देंगे अगर उन्होंने कोई भी उस इनकम का हिस्सा मिस्टर एक्स के बेनिफिट के लिए नहीं लगाया। हमने ऊपर देखा था, अगर आपने कोई भी एक हिस्सा ट्रांसफरर के लिए यूज कर दिया फिर तो ट्रांसफरर को टैक्स देना पड़ेगा, बट जब तक मिस्टर वाई जीवित है, तब तक, जब तक मिस्टर वाई जीवित है तब तक जो इन्होंने इनकम कमाई उस पर टैक्स मिस्टर वाई देंगे। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो एसेट वापस से मिस्टर एक्स के पास चला जाएगा और उस पे जो इनकम होगी उस पर टैक्स मिस्टर एक्स देंगे। ठीक है जी, बात समझ आई। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे बट इफ एनी पार्ट ऑफ इनकम, वही लाइन लिखवाने जा रहा हूं, बट इफ एनी पार्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम, जो कहां से पैदा हुई, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट अप्लाइड, वो आपने कहां अप्लाइड कर दिया, अप्लाइड फॉर ट्रांसफरर, फिर क्या होगा, देन क्लबिंग शैल बी मेड, देन क्लबिंग शैल बी मेड। ठीक है जी, इसी के आगे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, एंड when asset becomes revocable, जब एसेट वापस जाएगा, किसको वापस जाएगा, ट्रांसफरर को, ट्रांसफरर, देन फिर क्या होगा, देन नॉर्मली इनकम assess, then normally income assess in the hands of transferer, फिर तो मिस्टर एक्स को ही टैक्स देना पड़ेगा, नॉर्मल असेसमेंट चलेगा। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ आई। तो अब हम देखने जा रहे हैं, पहले सब यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। चलिए हेडिंग डालेंगे, मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर,
मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। तो चलिए, जिनको भी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, आइए इसके बारे में 2 लाइन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आ ट्रांसफर लिखेंगे, आ ट्रांसफर is deemed to be revocable, is deemed to be revocable if, अब 2 पॉइंट लिखेंगे, अगर ये दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप पूरा कर देते हो तो वो ट्रांसफर क्या माना जाएगा, वो ट्रांसफर, जो ये ट्रांसफर है वो क्या माना जाएगा, वो रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। देखते हैं पहली बात क्या लिखनी है, लिखेंगे फर्स्ट, इफ इट कंटेन्स any provision, if it contains any provision for the retransfer, अगर ट्रांसफर करते वक्त आपने बता दिया कि रिवोकेबल ट्रांसफर होगा, मैं एसेट को वापस लूंगा, तो वो तो रिवोकेबल ट्रांसफर है ही। फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, कॉमा, ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ एसेट, चाहे पूरा एसेट वापस जाए या फिर आधा जाए, या फिर पूरी इनकम वापस जाए या फिर पूरा एसेट वापस जाए, यानी कि पूरी इनकम भी वापस जा सकती है, पूरा एसेट भी, और पूरी की जगह आधी इनकम भी और आधा एसेट भी। तो इनका मतलब होता है आपका रिवोकेबल ट्रांसफर। किसको जाएगी ये आपकी जाएगी टू द ट्रांसफरर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब साफ है, या तो उसमें आपने लिख दिया इट कंटेन्स, या फिर आपने मतलब लिख तो दिया, लिखने के साथ साथ आपने क्या करा, पूरी नहीं, कुछ इनकम को वापस से ट्रांसफर किया, कुछ एसेट को वापस से ट्रांसफर किया, तो चाहे होल हो चाहे पार्ट हो, वो आपका रिवोकेबल ट्रांसफर मान लिया जाएगा। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। तो अगर पहली बात पूरी नहीं होती तो दूसरी बात पूरी कर दो, वो क्या है, इट गिव्स in any way to the transferer, बिल्कुल सही लिखवा रहा हूं, टू द ट्रांसफरर, a right to reassume, यानी कि ट्रांसफरर ने खुद से मान लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी दोबारा से हो गई, वो इनकम मेरी दोबारा से हो गई। टू रीएज्यूम पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोमा लगा के लिखेंगे, ओवर द होल या फिर एनी पार्ट, होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और द एसेट। ठीक है जी, और द एसेट। चलिए, तो हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किए, सेक्शन नंबर 60 और 61। तो हमने क्या देखा, अगर आप एसेट को ट्रांसफर किए बिना इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लब कर दिया जाएगा, और अगर आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो अंडर रिवोकेबल तो भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। कुछ कंडीशन थी वो भी हमने कंप्लीट करी। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि स्पाउस की, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की कौन कौन सी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। लिखेंगे
क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम टू स्पाउस, टू स्पाउस। ठीक है जी, देखेंगे हस्बैंड की कौन सी इनकम या वाइफ की कौन सी इनकम को आपके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। चलिए, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग आपकी आएगी रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन एक बड़ा शब्द है, इसमें सैलरी भी आती है, कमीशन भी आता है, बोनस भी आता है और भी कोई पेमेंट आ जाती है। रेम्युनरेशन इन कैश और इन काइंड, इन कैश और इन काइंड टू स्पाउस, टू स्पाउस फ्रॉम आ कंसर्न। कंसर्न भी एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी आते हैं, कंपनी भी आती है, एचयूएफ भी आती है, फर्म भी आती है। फ्रॉम आ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैव, अब इंडिविजुअल हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि हम तो क्या बात कर रहे हैं, स्पाउस की। विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है उसको बताने से पहले हेडिंग तो पढ़ लो क्या है। हेडिंग ये है, रेम्युनरेशन मिला, चाहे तो कैश में यानी बैंक में ट्रांजैक्शन की हो, या फिर क्या पता वस्तु में मिलाओ, काइंड में मिलाओ। किसको मिला, स्पाउस को। स्पाउस मतलब चाहे पति को मिलाओ चाहे पत्नी को मिलाओ। कहां से मिला, उस कंसर्न से, उस एंटिटी से। वो एंटिटी प्रोप्राइटर भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है। उस कंसर्न में इंडिविजुअल का क्या है, वो इंडिविजुअल पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकते हैं। एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, कुछ हित जुड़ा हुआ है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी के केस में अगर 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर्स हस्बैंड के हाथ में है, तो वाइफ को मिलने वाला रेम्युनरेशन को क्लब कर दिया जाएगा हस्बैंड के हैंड्स में। बट अगर वो रेम्युनरेशन वाइफ के स्किल के अकॉर्डिंग मिल रहा है, वाइफ के एक्चुअल काम के बदले मिल रहा है, तो वो तो वाइफ का एक्चुअल काम है ना, तो क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अभी ये पॉइंट भी डिस्कस होगा। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब समझ गए, अगर वो कंसर्न कंपनी नहीं है तो आपके यानी इंडिविजुअल के क्या पता 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सेदारी हो, तो इस केस में भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। इंडिविजुअल यहां पे क्यों लिखा, ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और वाइफ को पैसा मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है वाइफ के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और हस्बैंड को पैसा मिल रहा हो, तो इसलिए तो यहां पे क्या लिखा गया है, स्पाउस। तो अगर वाइफ के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और हस्बैंड को पैसा मिल रहा है, तो जो हस्बैंड को पैसा मिल रहा है वो वाइफ के हैंड्स में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बट मिलने वाला पैसा अगर जायज है, हस्बैंड के काम के लिए मिल रहा है, उनकी स्किल के लिए मिल रहा है, तो फिर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है जी, चलिए ये सारी बातें अभी डिस्कस होएगी, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। आइए लिखेंगे, क्लबिंग प्रोविजन, क्लबिंग प्रोविजंस, क्लबिंग प्रोविजंस shall be applied, shall be applied in the above discussed statement, in the above discussed statement। भाई जो हमने पहली हेडिंग डाली उसमें हमने समझ लिया कि क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, इसी में लिखेंगे आगे हाउएवर, लिखेंगे हाउएवर
clubbing provisions, however, clubbing provisions will not apply, क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, विल नॉट अप्लाई इफ मतलब अगर, क्या हुआ, इफ remuneration received on account of technical or प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, भाई हस्बैंड को या वाइफ को जो रेम्युनरेशन मिल रहा है उनके काम के लिए मिल रहा है, उसके लिए वे सक्षम है, तो फिर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ऐसा हो हस्बैंड के पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वाइफ के पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही उसी कंपनी से पैसा मिल रहा है, तो क्या होगा, चलिए लिखते हैं। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ have substantial interest in a same concern, कोई भी सम नहीं लिखेगा, इन सेम कंसर्न, उसी कंपनी में, उसी प्रोप्राइटर में, उसी एचयूएफ में, इन अ सेम कंसर्न, and both are in receipt of income by way of remuneration, रेम्युनरेशन का मीनिंग बहुत बड़ा है, मैं आपको बताता हूं, उसमें सैलरी, बोनस, कमीशन सब कुछ इसमें कवर है। ठीक है, तो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही क्या मिल रहा है, रेम्युनरेशन मिल रहा है उसी सेम एंटिटी से जिसमें ये काम करते हैं या जिसमें इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, लिखेंगे इसमें आगे फ्रॉम द सैड कंसर्न, मतलब जो पैसा मिल रहा है उसी एंटिटी से मिल रहा है। आपको बात समझ आ रही होगी, तो क्या होगा, देन सच इनकम, यानी जो वो रेम्युनरेशन मिल रहा है उसका क्या होगा, सच इनकम विल बी क्लब्ड in the hands of that spouse। अब क्वेश्चन ये आएगा कि दोनों को पैसा मिल रहा है और दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लबिंग के प्रोविजन किस पर लगेंगे, उस पर लगेंगे जिसकी इनकम ज्यादा है। लिखेंगे इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस whose other income is higher, मतलब इस कंसर्न से जो पैसा मिलेगा ना उसको हटा के देखना है कोई अदर इनकम है या नहीं, whose other income is higher। ठीक है जी, तो उसके हाथ में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ के पास, दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एक कंपनी के। मैं एक जरिए एग्जांपल के जरिए बताता हूं, ABC लिमिटेड। ठीक है जी, ये एक कंपनी है,
मैं मान रहा हूं कि कंपनी है, ठीक है जी। तो एक है हमारे मिस्टर एक्स और एक है हमारी मिसिज एक्स, इनकी धर्मपत्नी, ठीक है। दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी 20% और 20% वोटिंग पावर्स एबीसी लिमिटेड के अंदर दोनों के पास है, और एबीसी लिमिटेड दोनों को पैसा देती है, दोनों को पैसा देती है। तो पैसा अगर जायज है, इनकी स्किल इनके नॉलेज के हिसाब से मिल रहा है, तो फिर ये अपना अपना टैक्स अलग देंगे। बट अगर पैसा नाजायज मिल रहा है, बिना बात का पैसा मिल रहा है, तो इन दोनों की जो भी अदर इनकम होगी, जैसे इनकी अदर इनकम यहां पर आ गई और अदर इनकम यहां पर आ गई, मतलब इस पैसे को हटाकर, इस पैसे को हटाकर जो भी अदर इनकम होगी, और जिसकी भी हायर होगी, जिसकी भी हायर होगी, जिसकी भी हायर होगी, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर एक बार क्लबिंग के प्रोविजन जिस भी स्पाउस के ऊपर लग गए, फिर क्लबिंग के प्रोविजन आने वाले सालों में भी उसी स्पाउस के ऊपर लगेंगे, चाहे दूसरे स्पाउस की इनकम आने वाले सालों में ज्यादा हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लिखेंगे अगली लाइन में, एंड once the clubbing takes place, once the clubbing takes place in the hands of any spouse, in the hands of any spouse, then it shall not, then it shall not be changed in the subsequent assessment years। ठीक है जी, तो आने वाले सालों में क्लबिंग के प्रोविजन चेंज नहीं होंगे। लिखेंगे इवन if income goes fluctuated। भाई हमने पहले क्या किया, जिसकी हायर थी उसको दबा लिया कि आप टैक्स दोगे। आने वाले सालों में अगर उस स्पाउस की इनकम कम हो जाती है तो भी टैक्स उसी को देना पड़ेगा। इवन इफ इनकम गोज फ्लक्चुएटेड, तो भी चाहे आपके क्लबिंग के प्रोविजन सेम रहेंगे। हाँ, अगर असेसिंग ऑफिसर को आप चिट्ठी लिखते हो और वो आपकी बात मान जाते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसी में मैं आपको लिखवा देता हूं, बट इफ असेसिंग ऑफिसर अलाउज, देन क्लबिंग शैल बी चेंज्ड। तो फिर क्लबिंग के प्रोविजन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे के प्रोविजन पर चलते हैं। हाँ जी, तो चलिए आगे के प्रोविजन को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम देख चुके थे, बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। चलिए आइए देखते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। लिखेंगे ए, लिखेंगे ए। अगर कंपनी की बात की जाए, फॉर कंपनी, अगर कंपनी की बात की जाए तो इंडिविजुअल के पास, इंडिविजुअल having 20% or more of voting powers
by such individual hold or by any beneficiary, यानी बेनिफिशियरी में आपके क्या आएंगे, रिलेटिव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी जिस भी प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, यानी कि मिस्टर राम के पास भी कुछ शेयर है, उनके किसी रिलेटिव के पास भी कुछ शेयर है, तो दोनों के मिलकर अगर 20% या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो हम मान लेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। लिखेंगे फॉर अदर्स, इसमें लिखेंगे इफ सच पर्सन, फॉर अदर के लिए क्या होगा, 20% मोर प्रॉफिट या उससे ज्यादा, यानी 20% हम प्रॉफिट का निकालेंगे, अगर उतना आप होल्ड करते हो तो हम मान लेंगे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी में जुड़ा हुआ है, यानी एंटिटी में जुड़ा हुआ है। इफ सच पर्सन्स इज एंटाइटल्ड, और या फिर सच पर्सन एंड his relatives are entitled in aggregate, दोनों मिलाकर in aggregate to receive 20% or more profit from such concern at any time during previous year। ठीक है जी, बात समझ आती है। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरी इनकम। पहली हमने क्या देखी थी, पहली हमने देख ली थी रेम्युनरेशन वाली। दूसरी ऐसी कौन सी इनकम है जो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की क्लब कर दी जाएगी आपके हाथ में। चलिए लिखेंगे दूसरी हेडिंग। आइए दूसरी हेडिंग पर चलते हैं। सेकंड लिखेंगे इनकम अराइजिंग, लिखेंगे इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड without adequate consideration, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचो, 1 करोड़ वाला एसेट 1 करोड़ में बेचो तो समझ आता है आप किसी एसेट को उसकी कम वैल्यू से बेच रहे हो, और फिर उस एसेट पे जो इनकम हो रही है उसको भी एंजॉय कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस इनकम को क्लब कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। आप एसेट को बेचो, उसकी प्योर वैल्यू पे बेचो। आप, ऐसा होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है, खूब होती है। तो आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को एसेट बेचो, जितने का वो है उतने पर बेचो, तो कोई भी क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। बट 1 करोड़ की चीज आप 50 लाख में बेचोगे, और फिर उस एसेट से जो इनकम होगी उसको क्लब कर दिया जाएगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे इसमें वेयर देयर इज अ
transfer, where there is a transfer of an asset directly or indirectly, from one spouse to other spouse, क्या पता हस्बैंड ऐसा कर रहे हो, क्या पता वाइफ ऐसा कर रही हो, ठीक है। आपने किसी एसेट को ट्रांसफर किया विदाउट एडुकेट कंसीडरेशन, आपने क्या किया, जो एसेट ट्रांसफर किया वो आपने क्या किया, कम वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। अगर आपने ऐसा किया है तो क्लबिंग के प्रोविजन आपके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। इसी के आगे लिखेंगे देन यहां पे कोमा लगा देता हूं, लिखेंगे देन एनी इनकम arising on such asset, अब विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ की चीज 50 लाख में, मैं तो कह रहा हूं 1 करोड़ की चीज आपने 0 में दी, फिर भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, ठीक है जी। अगर कोई इनकम होती है उस एसेट पे, किसको होएगी, टू द ट्रांसफरी स्पाउस, तो उस इनकम का क्या होगा, शैल बी क्लब्ड in the hands of transferor spouse, ठीक है, बात समझ आती है। अब एक पॉइंट ये कहता है, अगर हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो जाता है तो कोर्ट तय करती है कि हस्बैंड को या वाइफ को कोई संपत्ति देनी पड़ेगी। वैसे तो हस्बैंड देते हैं ज्यादातर, तो हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को जब डिवोर्स हो गया तो कोई एसेट अगर कोर्ट के कहने पर देते हैं और उस एसेट से इनकम होती है तो क्या वो भी क्लब कर दोगे, नहीं, क्योंकि अब हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता नहीं रहा। तो ठीक है, यही बात मैं लिखने जा रहा हूं, लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट if any asset is transferred in agreement to live apart, क्योंकि आप अब अलग अलग रहोगे, live apart, then clubbing shall not be apply, तो क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर चलते हैं। लिखेंगे हाउएवर इफ आ हाउस प्रॉपर्टी, भाई हम तो एसेट की बात कर रहे हैं ना, तो अगर उस एसेट को जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो एक हाउस प्रॉपर्टी है तो क्लबिंग तो लगेगी, बट कौन सी इनकम मतलब वैल्यू क्या होगी जिसको क्लब करेंगे। लिखेंगे
if a house property is transferred then annual value of it shall be clubbed तो एनुअल वैल्यू को क्लब कर दिया जाएगा और लिखेंगे साथ में क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है इट इज अगेन इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एक बात दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या जरूरी है। लिखेंगे इट इज अगेन इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनकम ऑन, लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने वाइफ की इनकम को हस्बैंड के हैंड्स में क्लब कर दिया और हस्बैंड ने चुपचाप उस पर टैक्स दे दिया। तो इनकम है किसके हाथ में? कमाई तो वाइफ ने। तो वाइफ ने क्या करा, उस इनकम को इन्वेस्ट करके दोबारा इनकम कमाई। तो जो दोबारा इनकम कमाई उस पर टैक्स हस्बैंड नहीं देंगे, उस पर तो टैक्स वाइफ देगी। ठीक है जी, यही बात मैं लिखने जा रहा हूं। डेट इनकम ऑन इन्वेस्टिंग ऑफ सच क्लब्ड इनकम, जिस इनकम को आप क्लब कर चुके उस पर टैक्स की वसूली कर चुके तो वो तो टैक्स फ्री हो गई। टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड के लिए हुई है, मतलब कि हस्बैंड के लिए तो टैक्स फ्री हो गई, बट अगर वाइफ उसको दोबारा इन्वेस्ट करके दोबारा इनकम जनरेट कर रही है तो जो वो दोबारा इनकम होगी उस पर टैक्स वाइफ को देना पड़ेगा। लिखेंगे सच क्लब्ड इनकम, तो जो वो इनकम हुई है क्लब्ड इनकम पर, लिखेंगे शैल नॉट बी अगेन क्लब्ड, शैल नॉट बी अगेन क्लब्ड, तो उसको दोबारा से क्लब नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे इट मीन्स, it shall be taxable, it means it shall be taxable in the hands of transferring, और किसकी बात हो रही है? यहां पर भी इस इनकम की और यहां पर भी इस इनकम की, जो इनकम क्लब्ड इनकम पर हुई है। ठीक है जी, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। लिखेंगे वेयर द ट्रांसफर्ड एसेट टू स्पाउस आर इन्वेस्टेड by transferring in the business। हस्बैंड ने वाइफ को क्या दी? एक गाड़ी दी, और वाइफ ने क्या करा, उस गाड़ी को ओला में लगा दिया, यानी बिजनेस कर लिया। तो उस केस में क्या होगा वो लिखने जा रहे हैं इन द बिजनेस, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म में उस गाड़ी को एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया इन द बिजनेस। देन फिर क्या होगा? देन प्रोपोर्शनेट इनकम या फिर इंटरेस्ट किस केस में होगा? अगर पार्टनरशिप फर्म में एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, देन प्रोपोर्शनेट इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम सच इनकम। सर प्रोपोर्शनेट वर्ड का यूज क्यों कर रहे हो?
प्रोपोर्शनेट वर्ड का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस गाड़ी से इनकम हुई 1 लाख प्लस अदर इनकम बिजनेस से हुई 5 लाख, तो क्या 6 लाख क्लब कर दोगे? नहीं, उस गाड़ी से जितनी इनकम हुई है उसी को क्लब किया जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई। फ्रॉम सच इनकम लिखेंगे, फ्रॉम सच इनकम शैल बी, या फिर यहां पे लिखवा देता हूं फ्रॉम सच टोटल इनकम शैल बी क्लब्ड in the hands of transferor, in the hands of transferor। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। लिखेंगे अबव प्रोपोर्शनेट इनकम, हमने बात करी कि प्रोपोर्शनेट इनकम या इंटरेस्ट को क्लब कर दिया जाएगा, बट ये कैलकुलेट कैसे होगा? अबव प्रोपोर्शनेट इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट, मैं ऊपर लिख देता हूं कि इंटरेस्ट वर्ड का यूज यहां पर क्यों हुआ है। मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट वर्ड का मतलब इसलिए यूज हुआ है इन केस एज कैपिटल इन फर्म। ठीक है जी, मैंने ऊपर एक बार लिख दिया, तो कंटिन्यू करता हूं। अबव प्रोपोर्शनेट इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट शैल बी टेकन एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस ईयर की आप बात कर रहे हो उसकी 1 अप्रैल को आप इनकम प्रोपोर्शनेट कर लेना, इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट कर लेना और क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इफ एन एसेट ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल, और किसको करा? टू एनी पर्सन, एनी पर्सन में एओपी भी हो सकती है, एनी पर्सन में बीवाई भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल ने एसेट को ट्रांसफर किया यानी बेचा, किसको? किसी भी व्यक्ति को, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ऐसा क्यों किया? फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल स्पाउस, या तो ऐसा काम हस्बैंड ने किया हो या वाइफ ने किया हो। देखो स्पाउस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड एक टाइम पे दोनों के लिए लगता है। ठीक है जी, तो ऐसा क्या हुआ? ये मतलब ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का भला चाहते थे। देन फिर क्या होगा? देन अप टू सच बेनिफिट, जितना भी बेनिफिट स्पाउस को मिला, अप टू सच बेनिफिट कोमा इनकम फ्रॉम सच एसेट या सच ट्रांसफर्ड एसेट जो आपने ट्रांसफर कर दिया, शैल बी क्लब्ड in the hands of ट्रांसफरिंग। और ट्रांसफर यहां पे कौन है? ये इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल। तो मतलब हुआ क्या? मिस्टर राम ने एक किसी ट्रस्ट को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, किसी एचईएफ को, किसी कंपनी को कोई एसेट बेच दिया और कहा
इससे जो इनकम होगी ना, थोड़ी सी इनकम मेरे पति या मेरी पत्नी को दे देना। तो जितनी भी इनकम ये ट्रस्ट, ये एओपी, ये बीओआई, ये फर्म आपके पति या आपकी पत्नी को देगी, उतनी इनकम को पर टैक्स देना पड़ जाएगा किसको? जिसने ये कैलकुलेशन खेली, जिसने ये गेम खेला, यानी जिस भी इंडिविजुअल ने ये संपत्ति किसी भी व्यक्ति को दी। किसी भी व्यक्ति मतलब एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी एटसेट्रा। अब लिखेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट का, यानी कि जो हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन चल रही थी उसका लास्ट पॉइंट लिखेंगे, रिलेशन ऑफ मैरिज, रिलेशन ऑफ मैरिज must be present at both time, पहला वक्त कौन सा? when asset is transfer, और दूसरा when income on such asset is arise, क्यों? for application of clubbing, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत हस्बैंड को वाइफ को घर देना पड़ गया रहने के लिए, या मैं तो कह रहा हूं कोई भी एसेट देना पड़ गया रहने के लिए, और उस एसेट से इनकम हो रही है। तो जब इनकम हो रही है तो मैरिज का रिश्ता इनके बीच नहीं है, तो उस इनकम पर टैक्स हस्बैंड नहीं देंगे, इसलिए ये पॉइंट डाला गया। ऐसा भी होता है शादी से पहले गिफ्ट दे देते हैं, आज के समय में तो रिश्ता होते ही मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, या फिर कोई रिंग दे देते हैं, कोई वॉच दे देते हैं, तो उससे अगर कोई इनकम होती है तो उस पर टैक्स फियांसे नहीं देंगे, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, अभी थोड़ा सा मामला बाकी है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये थे हमारे प्रोविजंस कुछ। इसी के साथ अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बताना एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं, हम देख रहे थे कि कौन सी इनकम स्पाउस को होती है और उसको क्लब कर दिया जाता है। तो पहला हमने क्या देखा? रेम्युनरेशन। और दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर आपने कोई एसेट को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, तो उससे होने वाली इनकम को क्लब कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस। ठीक है, इसी के साथ हमारी दो बातें कंप्लीट होती है, आगे की बातों को भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।